हाँ जी, तो हमारा जो चैप्टर है ना बच्चे, वो चैप्टर का नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, और सर क्या यही है चैप्टर का नाम? नहीं जी, इसके आगे भी है कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है बच्चे। सर इसमें हमने क्या करना होगा, आइए मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चे, आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक बिजनेस जो है वो खर्चा करता है, मानते हो इस बात को? मैं ना कुछ खर्चे का नाम लिखूंगा, क्या आप मुझे बता दोगे कौन सी चीज पीएनएल में जाएगी और कौन सी चीज बैलेंस शीट? बोलना चाह रहा हूँ, ट्रेडिंग पीएनएल एक ही बात हो गई, और कौन सी चीज बैलेंस शीट में जाएगी? सर खर्चे थोड़ना चाहते। खर्चे कहने का मतलब मैंने जेब से अगर 80,000 निकाले, लैपटॉप लिया, तो उसको मैं खर्चा ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो एक चीज बोलता हूँ आपको, पहले हम लिख लेते हैं कुछ। सर जो एक्सपेंडिचर होता है ना, या तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, या तो वो क्या होता है बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर ये क्या होता है बेटे? इसकी यही चैप्टर का पूरा वो है, लेकिन इतनी बात समझना, तुमको इतना तो आइडिया होगा। चलो मैं ऐसे बोलता हूं, ये मैंने कुछ लिख दिया, अभी समझा दूंगा मैं खर्चे का नाम लिख रहा हूं। ठीक है बच्चे, यहां पे ना खर्चे का नाम लिख रहा हूं। आप मुझे बताइए कहां जाएगा, बैलेंस शीट या पीएनएल? कहां जाएगा, पीएनएल या बैलेंस शीट? पीएनएल सर। तो बढ़िया है सर, आपको तो पता है, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, सैलरी आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। रेंट कहाँ जाएगा? वेरी गुड। वेजेस? तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा ट्रेडिंग बोलना है, पर वो मेरा मुद्दे का बात ये है, ट्रेडिंग पीएनएल ही है वो। मैडम क्लास जो है वो तुम्हारी, पर तुम्हारा ये भी चैप्टर है ही वैसे, 3:30 है। आपका क्या नाम है बच्चे? मैं भूल गया था कि मैंने कितने बजे टाइम भेजा तुमको? नहीं, क्लास कितने बजे है? 7:30। आपका क्या नाम है बच्चे? तनीषा। अच्छा, तनीषा जी का तो अभी कुछ कॉलेज का काफ़ी दिन से चल रहा था। कौन से कॉलेज में बच्चा? माता सुन, ये चैप्टर भी है शायद से तुम्हारा, एक बार चेक कर लो, ये भी होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये है ना? हाँ तो पढ़ ही लो। हाँ ठीक है, तो बेसिकली आपका जो एक्सपेंडिचर होता है, मतलब जैसे सपोज करो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, कुछ वो नहीं है। आप मुझे बताइए सैलरी कहाँ पे डालते हो आप? पीएनएल। रेंट किधर डालते हो? पीएनएल। वेजेस? पीएनएल। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस? सर ये आप क्या चैप्टर करा रहे हो सर, हमें तो सब चीजें पता ही है। अच्छा जी, अब बताओ बिल्डिंग कहाँ डालते हो? बैलेंस शीट। फर्नीचर? क्या मैं कह सकता हूँ सारी चीजें पता है तुमको? तो फिर सर ये चैप्टर क्या है? ये चैप्टर ये है बेटा। अब मैं आपको एक खर्चे का नाम बताता हूं, अब बताना। व्हाइट वॉश एक्सपेंस, पीएनएल या बैलेंस शीट? पीएनएल। कोई बच्चा ऐसा जो बोले बैलेंस शीट? नहीं, पीएनएल। अच्छा, एकदम बढ़िया वो करके वॉलपेपर लगा के, समझ रहे? वो वाला नहीं, वो पेंट के अगर कोई कुछ भी ऐड आती है ना, सॉस भी गिर गई, कुछ भी गिर गया, फिर भी साफ हो गया, लाखों रुपए की बेटा मैंने व्हाइट वॉश कराई है घर पे। अब बैलेंस शीट, समझ रहे? तो वही खर्चा तो वही है व्हाइट वॉश। आप किस इंटेंशन से कर रहे हो, बैलेंस शीट भी जा रहा है, पीएनएल भी जा रहा है। तो मुद्दे की बात ये है, आप सीधा सीधा ये मत सोचो कि सर आप हमको खर्चे दे दो, हम सीधा बता देंगे पीएनएल बैलेंस शीट, ऐसा नहीं होता। सैलरी को आप डायरेक्ट पीएनएल बोल रहे हो, मैं आपको ये बोल रहा हूं सैलरी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है
इसलिए ये कहा जाएगा पीएनएल में जाएगा। सर हम तो डायरेक्ट बता रहे थे। हाँ बेटे, आपने ट्रायल बैलेंस करा हुआ है 11वीं क्लास में, आपको कुछ खर्चों के नाम पता है, लेकिन जिंदगी में सिर्फ वही खर्चे नहीं होते, उससे बहुत ज्यादा खर्चे भी हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से रेंट जो है, आप मुझे बताइए क्या मैं कह सकता हूं रेंट पीएनएल में जाता है? बट मैं आपको बोल रहा हूं रेंट हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसलिए वो पीएनएल में जाता है। वेजेस हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल्डिंग, आपको ये बात पता है बैलेंस शीट में जाती है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं बिल्डिंग मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो मेरे कहां जाते हैं बच्चे? बैलेंस शीट। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? रादर देन आप डायरेक्ट बोलो कि ये चीज पीएनएल, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि कोई भी खर्चा है, इफ दैट एक्सपेंस इज रेवेन्यू इट विल गो टू पीएनएल, और अगर कोई भी खर्चा है इफ दैट एक्सपेंस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट विल गो टू बैलेंस शीट। बताइए क्लियर है? एक सेकंड में ठीक है साहब। सर अब इस चैप्टर में हमने करना क्या है? मेरे को आपको यही सिखाना है बेटा कि सर अब आप ये बताओ हाउ विल वी कंक्लूड इफ द एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इफ द एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैसे पता लगेगा सर कि वो चीज रेवेन्यू है या वो कैपिटल है? मैं आपको बता देता हूं, आपको जो जो इनपुट्स पता है आपके दिमाग में, सर जो डे टू डे खर्चे होते हैं वो कौन से होते हैं? रेवेन्यू में, और जो वन टाइम होते होंगे कैपिटल। तो ऐसे करते करते बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो हम लोगों को इस चैप्टर में क्या करना है? सर ये जो चैप्टर है ये कैसे आता है? ये आपका आता है बेटा ट्रू और फॉल्स के एंगल से, कि बताओ ये खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ट्रू और फॉल्स, ये खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ट्रू और फॉल्स। तो आपको अब मैं सिखाऊंगा कि कैसे हम कंक्लूड कर रहे हैं व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हमारा हेडिंग जो चलेगा वो ये चलेगा, फैक्टर्स determining whether the expenditure is capital expenditure or revenue expenditure। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं सर, कौन से हमारे को जो हेल्प कर सकते हैं टू फाइंड आउट इफ दैट एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? सबसे पहला पॉइंट, परचेज ऑफ एसी। बेटा मान लो ये एडू जंक्शन है, तो पीछे एसी लगा हुआ है, ठीक है, तुमने खरीदा होगा। मेरा आपसे सवाल है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बाय एडू जंक्शन, तो ये आपने क्या बोल दिया जी? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसी चीज को सेम लिखूंगा, देखना, परचेज ऑफ एसी बाय वोल्टास। वोल्टास पता है सबको? वोल्टास एसी में डील करती है। तो वोल्टास कह रही है मैंने एसी परचेज करे, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर जी परचेज तो एसी करा, लेकिन जैसे ही मैंने वोल्टास लिखा आपको पता लगा ये तो इसमें डील करता है, तो वो उसके लिए क्या हो गए? गुड्स हो गए, और अगर गुड्स होगा तो वो रेवेन्यू हो गया। क्या मैं कह सकता हूं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्या बिजनेस करे उस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो आप एडू जंक्शन में आए, आप मुझे बताइए, आप अभी यहाँ से मतलब मान लो बाहर जाओगे, मैम आपसे पूछेंगी क्लास कैसी लगी, है ना, होता है ना, पूछेंगी ना। आपने बोला कि मैम अच्छी लगी, फिर मैंने बोला एसी कैसी कूलिंग कर रहा था बताओ, अगर एसी अच्छा लग रहा है तो एसी भी ले लो, ऐसा होगा क्या? हाँ, तो बोला नहीं सर हम फरीदाबाद में रहते। क्या, कोई बात नहीं, घर भिजवा देंगे तुम्हारे एसी, तुम दोनों दोस्तों के कंधे पे एसी लगवा दे। हाँ, क्या एसी का भी काम चल रहा है क्या? नहीं। तो बेसिकली हमारे लिए क्या है, ये फिक्स्ड एसेट है।
समझ रहे हो? आप अगर बोल दो कि सर एसी नहीं चल रहा तो मेरे लिए उतनी बड़ी चीज़ नहीं होगी, लेकिन अगर आप बोल दो मैम को मैम क्लासेस हमको अच्छी नहीं लगी, मैं बोलूँ यार ये तो गड़बड़ चल रही है यार, क्लास तो बच्चों को समझ आनी चाहिए। तो बेसिकली इसी तरीके से आप मुझे बता दीजिए, अगर सर कार परचेज करी है किसने, मैं बताता हूं, तो क्या कहने से नेचर ऑफ बिजनेस इज रेलिवेंट। वो भाई जब तक तुमको ये नहीं पता लगेगा वो बिजनेस क्या कर रहा है, तुम कहां से डिसाइड कर लोगे वो कैपिटल है कि रेवेन्यू है? तुम बता सकते हो? मेरे को बता दो, परचेज ऑफ कार कैपिटल और रेवेन्यू? कैपिटल। मेरी लाइन पूरी नहीं हुई अभी। परचेज ऑफ कार बाय टाटा मोटर्स। आप समझ रहे हो? till the time you don't know the business of the organization, how are you going to bifurcate whether it is capital or revenue? समझ रहे हो? तो सबसे पहली चीज होती है बच्चे कि आपको नेचर ऑफ बिजनेस आपको जानना जरूरी होता कि क्या बिजनेस चल रहा है भाई साहब। क्लियर है बच्चे? चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट इज कि भाई क्या काम चल रहा है। अगर वो गुड्स है तो रेवेन्यू है, तो तुम्हें पता ही है परचेज चला जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, और अगर वैसे होगा तो वो फिक्स्ड एसेट बन जाएगा। ठीक है बच्चों? दूसरा पॉइंट सर जी, फर्स्ट हो गया नेचर ऑफ बिजनेस। सेकंड बच्चे, हम लोगों ने जब ये एसी परचेज करा था, मैं उसको और डिटेलिंग बताता हूँ। मान लो मैंने इस एसी को परचेज करा 40,000 का, ठीक है जी। तो कालका जी में ये एक शॉप है, वहां से हमने परचेज करा था। तो जैसे ही मैंने एसी परचेज करा, मैंने 40,000 रुपए दिए होंगे, तो मैं वहां पे रिमोट से चलाने लग गया। मैंने कहा अब यहाँ से बटन दबाऊंगा तो कूलिंग होगी इंस्टीट्यूट में। ऐसा होता है क्या? क्या करना पड़ेगा? उस एसी को उठा के लाना पड़ेगा यहाँ पे, तो खुद ही उठा कर ले आऊंगा? नहीं, क्यों उठा नहीं सकता मैं? हाँ? इतना कमजोर लग रहा हूँ तुमको? कर नहीं सर, वो तो आप मोटे ताजे सर पूरे। ठीक है, सो बेसिकली ऑब्वियसली आप ट्रांसपोर्टेशन, आप उधर रिक्शे वाले भैया होंगे, उनको बोलोगे कि भैया ये यहाँ से इस एड्रेस पर लेकर आना है, तो रिक्शा वाले भैया फ्री में ले आएगा क्या? नहीं। तो आप बेसिकली ट्रांसपोर्ट चार्जेस दोगे। रिक्शे वाले भैया ने 2,000 रुपये ले लिए, उन्होंने यहाँ पे रख दिया। अगर मैं उनको बोलूँ भैया इंस्टॉल भी कर दो, करेगा वो? नहीं। तो मान लो यहाँ पर एसी पड़ा हुआ बॉक्स में, अब मैं एसी के रिमोट से बटन दबा रहा हूँ, कूलिंग हो जाएगी? कूलिंग नहीं होगी। अब किसको बुलाना पड़ेगा? इंस्टॉलेशन वाले को। तो भैया इंस्टॉलेशन वाला भी आया, और इंस्टॉलेशन वाला कितना ले गया जी? 3,000। तो जब ये इंस्टॉलेशन का खर्चा हो गया तो ये एसी वहां पे लग गया, पूरी इसकी वायरिंग हो गई होगी, है ना, बाहर आउटर यूनिट जो है वो भी लग गया होगा। तो ये सारा है। मेरा आपसे सवाल, मैंने एसी परचेज करा, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल। ट्रांसपोर्ट चार्जेस, रिक्शे वाले भैया को जो 2,000 दिए, कैपिटल और रेवेन्यू? हाँ जी मैडम, कैपिटल। कैपिटल। अच्छा, रीजन आपने जो दिया है वो रीजन सही नहीं है। करेक्ट आंसर तो ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंस्टॉलेशन कैपिटल। रीजन देता हूं, जब तक बेटा एसेट रेडी टू यूज नहीं होता ना, मैं बार बार रिमोट इसलिए चला रहा था क्योंकि कूलिंग नहीं करेगा जब तक नहीं कर, जब तक मैं इसको इधर इंस्टॉल नहीं कर दूंगा तब जाके। अब मुझे बताओ, अब अगर मैं एसी के बटन, अब मैं रिमोट से अगर चलाऊंगा, अब चलेगा नहीं चलेगा? दिस इज रेडी टू यूज। समझ रहे हो? आपको इधर गर्मी लग रही है, आप कह रहे हो सर फैन लगवा दो, फैन चला दो, मैं यहाँ पे 4 बॉक्सेस रख दो फैन के, मैं बोलूँ लगाए तो है, चल जाएंगे क्या वो? जब तक रेडी टू यूज नहीं होता तब तक सारा का सारा खर्चा एसेट की कॉस्ट में जाता है। यानी कि टिल द टाइम एसेट इज रेडी टू यूज, आप जो भी खर्चा करते हैं वो कहाँ चला जाता है? एसेट की कॉस्ट में, कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाता है। और यही चीज, अब आप गहरी बातें सोचो, आपने बैलेंस शीट में बहुत बार देखा बिल्डिंग 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 बिल्डिंग, वो बिल्डिंग को बनाने के लिए लेबर लगती होगी, वो लेबर का खर्चा, वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट, या वो बिल्डिंग में घुसा होता है? सर ऐसे थोड़ा ना सोचते हैं सर, बिल्डिंग तो बिल्डिंग है, बस वेजेस का हमको क्या लेना देना? बेटा बिल्डिंग बनाने में लेबर लगी होगी ना, एक से एक ईंट से ईंट जोड़ी होगी, कोई सीमेंट लगा रहा होगा। समझ रहे हो ना एकदम?
तो सर जी बिल्डिंग का जो मटेरियल है वो तो 50 लाख का है, लेबर का खर्चा 30 लाख का है, बिल्डिंग कितने रुपए की? 80 लाख। तो फिर वो जो ट्रेडिंग में वेजेस जाता है वो, कहने का मतलब ये है बिल्डिंग जब तक तैयार नहीं होती तो बिल्डिंग के ऊपर जो भी लेबर का खर्चा है वो बिल्डिंग की कॉस्ट में जाता है, वो वेजेस वो नहीं होती। वो लेबर से अगर मैं कुछ काम वाम करवा रहा हूँ वो वाला होता है। जब आप बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग के ऊपर जो लेबर लग रही है वो बिल्डिंग के कॉस्ट के अंदर घुसी होती है, बिकॉज टिल द टाइम बिल्डिंग इज रेडी टू यूज, वट एवर एक्सपेंस यू विल इनकर इट विल बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। समझ रहे हो? तो बेसिकली यही लॉजिक हर चीज पर होता है। आई एम मेकिंग अ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी बनाने के लिए बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं उसे, जब तक वो रेडी नहीं होगा जो भी खर्चा है दैट विल बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। क्लियर है बच्चे? चलिए, तो इससे रिलेटेड, अच्छा अगर आपको ये क्लियर है इस पे तो मैं पॉइंट भी लिखवा दूंगा, कैन यू हेल्प मी विद द जर्नल एंट्री। और ये बात कोई नई नहीं है, आपने 11वीं क्लास में डेप्रिसिएशन पढ़ा हुआ। डेप्रिसिएशन में फिक्स्ड एसेट के आगे इंस्टॉलेशन लिखा होता था और तुम इंस्टॉलेशन को फिक्स्ड एसेट की लेजर के अंदर ही डालते थे, ठीक है। अब मुझे बताइए जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? AC 45,000 टू बैंक 45,000। और इसका लॉजिक ये है, एनी एक्सपेंस incurred till the time asset is ready for use is capital expenditure। अगर आप कोई भी खर्चा करते हो टिल द टाइम एसेट इज रेडी टू यूज, जब तक एसेट रेडी नहीं हो रहा तब तक, तो क्या हो जाएगा? और अगर एसेट रेडी टू यूज हो गया उसके बाद का खर्चा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे ये AC जब बन गया उसके बाद मैं इसकी मेंटेनेंस करवा रहा हूँ, सर्विसिंग करा रहा हूँ, कभी खराब हो रहा है तो रिपेयर करा रहा हूँ, रेवेन्यू भाई रेडी हो गया ना भाई। अब कुछ छोटे मोटे रिपेयर PNL में जाते हैं। क्लियर है? तो अब यहाँ पे एक चीज और भी लिख लेते हैं, एनी एक्सपेंस incurred after the asset is ready for use is revenue expenditure। बताइए बच्चे, क्लियर है? सिट्टे सर कहानी ये वाला पॉइंट डन है, बस बेटा ऐसी पॉइंट बताता जाऊंगा, 7-8 पॉइंट बताऊंगा, चैप्टर डन हो जाएगा तुम्हारा। सर एक बात बताओ, 3rd पॉइंट है जी, अच्छा आप क्या करना चाहते हो लाइफ में? CA CMA करने के बाद जॉब या बिजनेस? जॉब, स्टार्टिंग जॉब फिर बिजनेस। आपका तनीषा जी? जॉब। तो मतलब बिजनेस कुछ सोचा है, कुछ क्या करेगा? अच्छा जॉब अगर मैं बोलूं जैसे, तो दिल्ली में ही जॉब करना चाहते हो, मतलब तुम्हारा मान लो करोड़ों रुपए का पैकेज तुमको बाहर भी मिल रहा है, दिल्ली में भी मिल रहा है करोड़ का, बाहर भी मिल रहा है, ठीक है। और इनफैक्ट मैं ये नहीं बोलता तुमने पैसा कमा लिया 10-15 करोड़ 20 करोड़ कमा लिए, अभी भी जॉब करोगे, मेहनत करोगे, या अब रिटायरमेंट ले लोगे, अर्ली रिटायरमेंट करते रहोगे? सब पैसा बहुत चाहिए सर हमको। तब मर्सिडीज है 1 करोड़ की, कैसे 2 करोड़ वाली चाहिए? तेरे पास एक मर्सिडीज भी 1 करोड़ की, तेरे पास 5 घर हैं 2-2 करोड़ के, उसे किराया आ रहा है, तो गोल्ड की चेन पहन के घूम रहा है, ठीक है, तो पैसे हैं 20-25 करोड़ भी बैंक में पड़े हैं। अब हाँ होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, इतना पैसा आ गया तेरे पास, अब जॉब या कुछ करेगा या रिलैक्स करना चाहता है? क्या करोगे? बिजनेस करोगे? बिजनेस करे फिर पैसा कमाएगा, तो आराम नहीं करना है जिंदगी में? हाँ अच्छा, टॉप की लिस्ट में करा, अंबानी जी से झगड़ा करना, वो करना है मैंने, चलो गुड। जनरली ऐसा देखा गया आजकल ट्रेंड, आप लोग जब होगे ना बड़े, मतलब ऑब्वियसली सर 20 करोड़ है तो 100 करोड़ कमाएंगे, 100 है तो 1000, एक ये इंटेंशन होती है। आपको बहुत सक्सेसफुल लोग ऐसे दिखेंगे, उनके पास हो गए 30-40-50 करोड़,
ठीक है। तो वो लोग ना लाइफ में ना ट्रैवल करते हैं, दे एक्सपीरियंस गोइंग डिफरेंट प्लेसेस अक्रॉस वर्ल्ड, घूम रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं वो साथ में। कैसे? अगर यार मैं 10 करोड़ रुपए की एफडी करा दूंगा ना, तो 1 करोड़ तो मेरे को, मैं ढंग से अगर सिर्फ कुछ भी ना करूँ ना, एक राइट प्लेस पे लगा दूं, मैं 1 करोड़ तो किराए खा लूंगा मैं। समझ रहे हो? सो डिपेंड करता है, जब बड़े हो गए ना आपको क्या चाहिए लाइफ से मैटर करता है। लेकिन आपको मैं ये सारी कहानी इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं बेटा, जो लोग ना दिल्ली छोड़ के, पैसा वैसा कमा लिया उन्होंने दिल्ली में बहुत, लेकिन फिर पता है क्या करा उन्होंने? वो पहाड़ों में चले गए। सुना आपने कोई ऐसा केस? कहीं गए हो घूमने उमने? ये एक स्टैंडर्ड ड्राइंग होती है जो हर बच्चा स्कूल में सीखता है ना? ये सन आ रहा है, मेरी डॉटर है ना, वो भी एकदम यही बनाते। जब मैं छोटा था मैं भी यही बनाते, कुछ बदले ना बदले, ये ड्राइंग बिल्कुल नहीं बदली। यहाँ पे बर्ड्स होते हैं, ये नदी होता है, घर होता है, ठीक है। सो बेसिकली लोगों का पता है आजकल क्या हो गया है? लोग कहते हैं जी हम तो इधर रहेंगे। ऐसे बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं जहाँ पे लोग अपना रिटायरमेंट होम खरीद रहे हैं। रिटायरमेंट होम बोले तो 60 साल तक नौकरी भी कर लिया, 50 तक पैसा कमा लिया, दिल्ली में नहीं रहना, यहाँ की हवा खराब है, बाहर रहेंगे। ठीक है, बाहर रहने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। बस मेरे को, मैं खुद बाहर चला जाऊं कि भाई 10-15 साल, ठीक है, कुछ 2 लाख रुपए 3 लाख टोटल कमा लूँ, बस मेरा टारगेट है बेटा लाइफ में 2-3 लाख कमा लूँ बस। ठीक है, इधर ये तो लॉस मेकिंग चल रहा है हमारा सारा का सारा। तो मेरा भी, अगर मैं बोलूँ ना, ये बेस्ट चीज़ है। लेकिन एक चीज़ की प्रॉब्लम है, अगर एकदम से मेडिकल सर्विस चाहिए हो तो पहाड़ के नीचे तक आना, हॉस्पिटल चीज़ें नहीं है, मॉल्स नहीं है, एडजस्ट कर लेंगे जी कोई बात नहीं। लेकिन इमरजेंसी वाली खाना मिल जाएगा, खाना ऐसी जगह पे आप हिल स्टेशन में भी लोगे, दिल्ली जैसा खाना नहीं मिलेगा। अब सोचो पहाड़ पे मोमोज बेच रहा हो कोई भैया, वो नहीं होगा। लेकिन हाँ ठीक है, खाने का भी अच्छा है एकदम, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कितने उनके फ्रेश होंगे। ठीक है, क्योंकि जब एक एज हो जाती है उसके बाद मोमोज नहीं चाहिए, 50-60 के बाद हेल्थ बढ़िया रहे, तो बहुत सही चीज़ है। लेकिन एक मेडिकल सर्विस मेरे को एक मेन वो लगता है कि यार दिल्ली कैसे छोड़ोगे। ठीक है, लोगों ने घर खरीदे हुए हैं बेटे, बहुत है। देहरादून, नैनीताल, भीमताल, मैं जानता हूँ मेरे रिलेटिव्स को जो शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, उन्होंने दिल्ली में नौकरी करी है, पूरा 60 साल नौकरी करी है, मेरे रिलेटिव्स है, और वो शिफ्ट हो गए, बच्चों की शादी हो गई है, बच्चे इंटरनेशनल बाहर है, वो दो दिल्ली में क्या करेंगे? उनके भी अपने शौक है, उनको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं तो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो कहने का मतलब ये है, सपोज करो तुम्हारे पास भी इतना पैसा है, पैसा क्या 30-40 लाख रुपए में मिल जाते हैं ये वाले, कोई ऐसा करोड़ों, पर मैं करोड़ों की बात कर लूंगा क्योंकि बेटे आप करोड़ों कमाओगे, बिल्कुल कमाओगे, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो। तो मान लो निकिता जी, आपने एक घर पसंद करा, आपने बोला मेरे को सूरज से भी ऊपर वाला घर चाहिए, धूप बहुत आती है, तो टेक्निकली देखा जाए सूरज से भी ऊपर घर। ठीक है, तो निकिता जी ने एक घर पसंद करा, और कहां पर पसंद करा सर जी? केरला के अंदर। केरला बहुत अच्छी जगह है, कोई गया है केरला? बाहर कहीं गए हो घूमने पहाड़ों पर? मसूरी, हाँ, तो मसूरी, नैनीताल, नैनीताल अच्छा है, मुझे मसूरी बिल्कुल भी समझ नहीं आता क्यों जाते हैं लोग। नैनीताल में मेरे को लगता है कि उधर वो जो झील है वो बहुत अच्छी है। मसूरी की मॉल रोड के अलावा कुछ भी नहीं होता उधर, तो अगर कभी जाओ ना तो नैनीताल ज़्यादा सही लगा मेरे को तो। ठीक है, तो केरला भी ना बहुत अच्छे पहाड़ है, वो बहुत मतलब हिल स्टेशन, और दूर है थोड़ा, लोग कम जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छे पहाड़ है उधर। उधर के पहाड़ ज़्यादा सुंदर है जो मसूरी और इधर के होते हैं, सीनिक ब्यूटी ज़्यादा अच्छी है उधर। मुन्नार है उधर एक बहुत अच्छा। ठीक है, तो मुद्दे की बात यह है निकिता जी, आपने 10 करोड़ का घर खरीदना, पैसे की आपके पास कमी है नहीं, लेकिन आप मुझे बता दीजिए, मान लो निकिता एक घर खरीद रही है, परचेज ऑफ लैंड 10 करोड़, किससे खरीद रही है? मान लो कोई इंसान है, मिस्टर है। निकिता जी आप वेरिफिकेशन कराना चाहेंगे कि नहीं कराना चाहेंगे? ये जिस पे से भी आप खरीद रही हो सकता है ये जेन्युइन, हो सकता है मालिक ही ना हो, मे बी फर्जी पेपर बना के वो बेच दे, हो सकता है, नहीं हो सकता। तो मेरा आपसे सवाल, निकिता जी आपको मैंने सजेस्ट करा कि आपने एक लॉयर अपॉइंट कर लीजिए,
क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट है, रिस्क बहुत है। तो निकिता ने एक लॉयर को बोला कि मैंने एक घर खरीद रही हूँ 10 करोड़ का, तो मेरे को एक गारंटी चाहिए, आप प्लीज़ उसकी वेरिफिकेशन कराइए उस प्रॉपर्टी की ओनर की। और लॉयर ने बोला मैं करवा दूंगा, लेकिन खर्चा लगेगा 40 लाख रुपए। लॉयर ने बोला हमारा यही काम है, वेरिफिकेशन, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पूरा चेक करते हैं। जैसे आपने सुना ना, शादी होती है तो दूसरे का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसी तरीके से लॉयर का भी हो रहा है। लॉयर करेगा मिस्टर ए का। निकिता जी 40 लाख रुपए दोगी इसको? क्या कह रहे हो, तुम दोगे? देने पड़ेंगे। और तनीषा जी आप दे दोगे? रीजन 40 लाख रुपए सर, बट इतना बड़ा एसेट खरीद रहे ना, तो रिस्क थोड़ा ना ले लेंगे आप 10 करोड़ का। तो आपने डिसाइड करा ठीक है सर, दे देते हैं सर इसको 40 लाख रुपए। मेरा आपसे सवाल, तुमने लैंड परचेज कर, इसने बोला ओके है जी, लॉयर का क्लेम क्या आ गया? ऑल ओके, यू कैन परचेज द एसेट। आपने मिस्टर ए को कितने रुपए दे दिए? 10 करोड़। क्या बन गया बेटा ये? लॉयर ने बोला मुझे भी दे दो भाई साहब 40 लाख रुपए। निकिता जी ने 40 लाख रुपए दे दिए। मुझे बता दिए क्या हो गई? कैपिटल। अब थोड़ा थोड़ा ऊपर से रिलेट कर सकते हो। एनी एक्सपेंडिचर incurred in relation to acquisition, जब मैं कोई चीज खरीद रहा हूं उससे रिलेटेड अगर कोई खर्चा होगा वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, पहली बात, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, प्रैक्टिकली सोच के बताइए, क्या निकिता फर्स्ट टाइम केरला गई होगी, घर पसंद कर लिया होगा और खरीद लिया होगा? नहीं, 8-10 बार तो खुद ही गए होंगे कि यार उधर पानी बिजली सुविधाएं सारी हैं कि नहीं है, कितना टाइम बारिश होती है, लैंडस्लाइड का रिस्क तो नहीं है, ये कितना स्टेबल है, ऐसे कितनी R&D करी होगी। अब उसके आसपास के होटल में रहे भी होंगे कि इधर का एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। कितनी बार अपने फैमिली मेंबर्स को लेके गए होंगे कि आप भी देखो एक बार कुछ सुझाव है तो बताइए। तो ऐसा करते करते में ही आप मुझे बताइए, अगर 8-10 बार, मतलब साल भर तुम लगा लो कि यार तुमको सोचने में भी लग गया, 10 करोड़ की चीज थी, तो तुमने ना कुछ खर्चे कर दिए। कौन से खर्चे हो गए जी? एक मिनट, चल नहीं रहा। ओह 0% कैसे हो गया? ठीक है, तो तुमने ना कुछ खर्चे कर दिए, जैसे आप फ्लाइट से गए, आप होटल में रुके, तो ऐसा करते करते 10 लाख रुपए का तो खर्चा कर दिया। ये जो 10 लाख का खर्चा है इसका क्या करूं? रेवेन्यू, या ये खर्चा मैंने करा है इन रिलेशन टू एक्विजिशन ऑफ द एसेट, कैपिटल होगा ये भी। बेटा जब तक तुमने नहीं खरीदा तब तक तुम 4-5 बार फ्लाइट से जा रहे हो। फ्लाइट का खर्चा क्यों कर रहे हो तुम? खरीदने के लिए। तुम होटल में रुक रहे हो, खाना खा रहे हो, फैमिली जा रही है, ये जितना भी खर्चा है ये सारा का सारा खर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ताकि मेरे को वो एसेट खरीद लूं, और ये आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कहने का मतलब ये है, निकिता जी ने अगर कुछ खर्चा करा है, फ्लाइट, एकोमोडेशन एक्सेट्रा, कितने रुपए का? 10 लाख रुपए का। ये भी क्या हो जाएगा बेटा? कैपिटल। एनी एक्सपेंडिचर incurred in relation to acquisition of asset is capital expenditure। कहिए साहब, जम रही है बात? नहीं जम रही? क्लियर है एकदम? गुड। तो ये हमारे कितने पॉइंट हो गए जी? 3 पॉइंट हो गए। आइए कहानी को आगे, पॉइंट तो नया है पर कहानी आगे बढ़ाते हैं। निकिता जी ने घर ले लिया, कितने रुपए का? और खर्चा टोटल कितना हो गया मोटा मोटी? 40 लाख का लॉयर, 10 लाख का खर्चा। एंट्री बना दोगे ऊपर वाले पॉइंट का? लैंड कितने रुपए का हो गया? लैंड एंड बिल्डिंग थी, मान लो बिल्डिंग भी बनी हुई थी, 10 करोड़ 50 लाख टू। आज तक तुमने बेटा छोटे थे तो सिर्फ ड्राइंग करी थी, आज तुमने पहाड़ पे एंट्री भी डाल दिया, ठीक है ना। पहले तुम सिर्फ इतना लैंडस्केप बना के छोड़ देते थे,
आज तुमने उसके ऊपर के पहाड़ की एंट्री तक सीख ली, कितने बड़े हो गए तुम सोचो। मेरे भाई 10 लाख रुपए लॉयर का खर्चा है, 40 लैक्स लॉयर का खर्चा है, और 10 लाख रुपए तेरा ये जो फ्लाइट का है ये भी लैंड की कॉस्ट में जा रहा है ना, तो 10 करोड़ 50 लाख। क्लियर है जी सर? तो यहां तक बात हो गई है। अब हुआ क्या, निकिता को एक नोटिस आया बेटा, और नोटिस आया है कोर्ट से, और कोर्ट से नोटिस ये है कि ये जो लैंड है जो आपने परचेज करा है, इसका मालिक कोई और है। अभी ओनर कौन है? निकिता ओनर है, एक और ओनर आ गया कहीं से, कह रहा भाई मैं भी मालिक हूं इसका, मेरे को भी बेचा है। निकिता ने कहा ये देखो पेपर, उसने कहा ये देखो पेपर। हो सकता है? नहीं हो सकता। आपने एक मूवी देखी खोसला का घोसला? नहीं देखी? मिस कर दिया तुमने जिंदगी में। कह रहे सर कोई बात नहीं, यहीं लगा दो, 3 घंटा पूरी मूवी देख लेंगे, बोल देंगे पार्ट ऑफ द सिलेबस। ठीक है। सो बेसिकली खोसला में क्या होता है, एक इंसान ना अपनी पूरी रिटायरमेंट, अनुपम खेर है उसमें, तो उसमें वो पूरा अपना रिटायरमेंट का पैसा जोड़ता है, एक जगह खरीदता है, और फिर कुछ लैंड माफिया होते हैं, वो उस जगह को अपना दिखा देते हैं कि उनके पास भी पेपर होता है। तो वो उसी चीज पर है कि भाई वो कैसे लड़ता है और सारी चीजें। तो निकिता के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। निकिता को पता लगा यार ये तो कोई और मालिक निकल गया यार, और कोर्ट से ऑर्डर भी आ गया कि आप इसके मालिक नहीं है। अब मुझे बताइए आप किसके पास जाएंगे? सबसे पहले लॉयर के पास जाओगे, और आप लॉयर को क्या बोलोगे? आपने तो बोला था सब ठीक है, आपके कहने पे हमने खरीद ली और अब तुम फंस गए। तो लॉयर ने बोला आप टेंशन मत लो, ऐसी कंफ्यूजन चलती रहती है। ठीक है। लॉयर ने आपको अल्टीमेटली वो ये तो बोलेगा नहीं हाँ मेरे से गलती होगी, फर्स्ट लेवल पे जब तक केस पूरा नहीं देखेगा वो यही बोलेगा ऐसी गलतियां होती रहती हैं, आप मुझे बताओ क्या इशू है, कहाँ कोर्ट पर आया है, मैं जाके बात करता हूँ। ठीक है, मैं आपको केस जिता दूंगा, तसल्ली हो जाएगी ना आपको। ठीक है। लेकिन लॉयर बोलेगा इसकी फीस लगेगी, या फ्री में? फीस लगेगी ना। लॉयर ने बोला ज्यादा कुछ नहीं जी, 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए दीजिए, केस जिता देंगे जी आपको। दोगे क्या? कह रहे सर मजबूरी है। गुस्सा तो बहुत आ रहा है लॉयर पे, लेकिन सर अच्छा इस लॉयर के पास जाओगे नए के पास जाओगे? इसी के पास। क्योंकि ना अगर आप नए के पास गए ना, वो ना बड़ी जल्दी बोल देगा उससे गलती हो गई, हार गए हम केस। समझ रहे हो? तो बेसिकली तुम अगर इस लॉयर के पास जाओगे ना, इसकी कुछ तो अकाउंटेबिलिटी, कुछ तो और एफर्ट डालेगा कि नहीं यार मैंने दिलवाया था। तो तुमने बोला ले भाई तू भी पैसा ले ले। तो निकिता जी ने लॉयर को दोबारा फीस दी है, कितने रुपए की? मेरा सवाल ये है, तुम केस जीतो या ना जीतो वो मटेरियल नहीं बात अभी। 30 लाख रुपए तुमने जो लॉयर को दिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल या रेवेन्यू? कैपिटल। करेक्ट आंसर इज, मैं बताता हूं क्यों। एनी एक्सपेंस incurred to maintain the asset। सर जी अभी मेंटेन क्या बेटे, ये तुम खरीद रहे हो कि उसको विद होल्ड रिटेन करने के लिए खर्चा कर रहे हो? मेंटेन, क्या आप ये खर्चा कर रहे हो इससे कोई चीज एक्वायर हो रही है? नहीं। इस चीज से क्या हो रही है, जो चीज आपकी है वो मेंटेन हो रही है। तो जब आप कोई खर्चा करते हो ना किसी एसेट पे, टू मेंटेन द एसेट, और मैं इसके और भी एग्जांपल दे दूंगा, इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आप कोई खर्चा करते हो टू एक्वायर द एसेट, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप कुछ खर्चा करते हो टू मेंटेन द एसेट, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर एग्जांपल दे दो बेटे, मुझे बता दो, अभी तो सर्दियां हैं एसी नहीं चलता, लेकिन गर्मियों में एसी चलते नहीं चलते, तो क्या करें? मान लो गर्मी आ गई, सीधा एसी चला दे, सर्विसिंग कराते हो ना। अब मुझे बता दीजिए सर्विसिंग वाले भैया है, 1000 रुपए ले लिए, ये 1000 रुपए को क्या करूं मैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि आप जब ये सर्विसिंग कर रहे हो, यू आर मेंटेनिंग द एसेट। आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हो, अपने बाइक की सर्विसिंग कराते हो,
घर में वॉशिंग मशीन, कोई भी चीज का मेंटेनेंस चार्जेस है, उसका क्या कर रहे हो आप जब वो खर्चा करते हो तो आप किस लिए कर रहे हो? ताकि वो नए से भी बेहतर हो जाए, मतलब कोई नई चीज आ जाए? नहीं, यू जस्ट मेंटेनिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एसेट। समझ रहे हो? आप उसको मेंटेन कर रहे हो। जैसे कि गाड़ी के ऊपर डेंट पड़ गया, या गाड़ी का आप क्लीनिंग करा रहे हो, या गाड़ी का आप थोड़ा कलर एक जगह से हटा हुआ है वो कर रहे हो, क्या हो रहा है इन सब चीजों से? मेंटेन हो रहा है। और अगर मेंटेन हो रहा है ना भैया, तो वो कौन सा खर्चा हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कि निकिता जी इसकी जर्नल एंट्री क्या डालेंगी? लॉयर फीस डेबिट। आप लैंड के अंदर नहीं डाल देंगे इसको। 30 लाख टू बैंक। क्लियर है? अच्छा सर, आप सारे बच्चों को रॉयल एनफील्ड पता है? रॉयल एनफील्ड क्या बनाता है? बाइक कंपनी पता है रॉयल एनफील्ड जो बनाती है? आइचर देखा है कहीं पे लिखा हुआ? क्या होता है ट्रक के आगे? ट्रक के आगे देखा आइचर लिखा होता है, EICHER। जो ट्रक बना रहा है ना, जो वही रॉयल एनफील्ड बनाता है, आइचर मोटर्स। समझ रहे हो? आइचर मोटर्स क्या है अगर मैं तुम्हें दिखाऊं? ये आइचर मोटर का शेयर है बेटा। आइचर आपने जनरली ट्रक पे देखा होगा, लेकिन सारी की सारी रॉयल एनफील्ड जो है, आइचर मोटर का सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट रॉयल एनफील्ड जो है वो आइचर मोटर बनाती है। इसका अगर मैं तुम्हें शेयर का ग्राफ दिखाऊं, अब तो इन्होंने ना स्प्लिट कर दिया है, पर पहले अगर मैं बताऊं, तुम सिर्फ चलो इतना ही समझ लो, साल कौन सी डेट आ गई है? 2000 साल, ईयर 2000। कितने साल पुराना ले गया मैं तुम्हें? तब आप शायद से पैदा भी नहीं होगे, है ना? मैं भी नहीं हुआ था। तो साल 2000 में शेयर कितने का है बेटा? 4 रुपए। सपोज करो, और आज कितने का शेयर है? 3300। 20 साल में इसका इम्पैक्ट बताऊं क्या हो गया? अभी तुम पकड़ नहीं पाए बात को। अगर तुम 4 रुपए की FD कराते, मान लो जैसे तुम पैदा हुए तुम्हारे नाम पे तुम्हारे पिताजी ने 4 रुपए की FD करा दी है, मेरा बच्चा जब 20 साल का होगा ना, तो ये FD का पैसा बच्चे का हो जाएगा, शादी करूंगा इस पैसे से। ठीक है? 4 रुपए के ऊपर 1 साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा? चलो इसको ना थोड़ा ऐसे कर देते हैं, चलो ठीक है 4 रुपए पे कर देते हैं। 1 साल बाद इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 4 रुपए का अगर मैं 10% भी लगाऊं तो 0.4 रुपीज। 1 साल में 0.4, अगले साल फिर दोबारा 0.4। कहने का मतलब ये है, तुम्हारा जो पैसा है ना वो डबल FD में 10 साल बाद होता है। आज अगर तुम 1 लाख रुपए लगाओगे ना FD बैंक में जाके करोगे, तो उस पर कितना परसेंट है? 6% करके। मैं कह रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट लगा लो, मैं कह रहा हूँ 10% ले लो तुम। 10% करके 10 साल लगेंगे, तभी तो 100% बनेगा वो। तो तुम्हारा जो पैसा डबल है ना FD में, वो 10 साल बाद होता है। तो 4 रुपए डबल कब हुए होंगे? 10 साल बाद, 2010। 4 रुपए कितने बन गए होंगे? 8 रुपए। और यही 8 रुपए फिर दोबारा 2020 में कितने हो जाएंगे? 16। तुम्हारे नाम पे जमा करे हुए 4 रुपए आज कितने के हो गए? 16 रुपए। और यही अगर शेयर में लगाया होता, एक शेयर में, तो 4 रुपए, अगर मैंने 4 रुपए कितने के हो गए? 3300 के 20 साल में। यानी कि अगर मैं रिटर्न की बात करूं, 16 रुपए तुम्हारी FD में हो रहा था 10% और ये वाली रिटर्न की परसेंटेज बहुत ही ज्यादा है, 400, 500, 600% या 700%। तो बेसिकली
सर ये चीज़ आप क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कल को आप जैसे पैसा कमाओ, शेयर मार्केट में पेरेंट्स लगाते हैं पैसा? नहीं लगाते हो, ठीक है? आपको अगर कल को जब तुम्हारे पास 30 लाख रुपए इकट्ठे हो जाए ना, तो तुम्हारा 10 लाख एफडी में होना चाहिए, 4-5 लाख 7-8 लाख रुपए करंट मतलब उसमें होना चाहिए सेविंग्स में। हाँ तक हालांकि आज के टाइम पे एफडी से भी इमीडिएट निकल जाता है, ठीक है? तो 10-15 लाख एफडी में होना चाहिए, 15 लाख शेयर मार्केट में होना चाहिए, समझ रहे हो? और सर ये कोई रिस्क नहीं है ऐसी आज के टाइम पे। मैं तो बता रहा हूँ, मतलब मैं खुद सोच रहा हूँ बैच के अंदर बच्चों से बात करूंगा, तुमसे भी मेहनत करवाऊंगा। तुमने आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉन्सेप्ट सुना? समझ रहे हो इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या आने वाली है? सारी गाड़ियां, उसकी बैटरी, उसके चार्जिंग पॉइंट, उसके अलग टायर्स होंगे। 1000 कंपनियां ऐसी होने वाली है जो कि बिलियन 1000 गुना बड़ी हो जाएंगी। अगर तुम आज उसमें 1000 रुपये लगाओगे ना, नो बडी नोज वो लाख रुपए बन जाएगा। समझ रहे हो? तो नेक्स्ट जो रेवोल्यूशन जो आने वाला है वो इलेक्ट्रिक के अंदर आने वाला है। तो अगर आपका शेयर मार्केट में इंटरेस्ट आ ही जाएगा, धीरे धीरे आ ही जाता है, फाइनेंस के अंदर आप होते हो, तो भाई साहब कौन से शेयर में लगाना चाहिए ये अभी से ही तुम्हारा थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए। समझ रहे हो? सिर्फ इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे जिंदगी नहीं बितानी। नॉलेज यूट्यूब पर 2 मिनट में है मैडम, आप यूट्यूब पे डालिए स्टॉक मार्केट बेसिक्स, समझ रहे हो? और बेसिकली मैं भी अभी इस बार, मैंने पिछली बार भी सोचा था बट मैंने करा नहीं था ड्यू टू टाइम शॉर्टेज हो जाती है जो है। अभी तुम्हारा जो फाउंडेशन का बैच है, मतलब मैं तो आप लोग को ये यही दूंगा कि तुम प्रेजेंटेशन में कुछ बेसिक सिखा दूंगा, ठीक है? उसके बाद तुम मुझे बताओ कौन सा शेयर में शेयर परचेज करूंगा, समझ रहे हो? नुकसान हो गया तो मेरा कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट हो गया तो भी, ठीक है? पर मैं कुछ सवाल करूंगा जिससे कि तुमको पता लगे कि यार कन्विंस। अब तुम्हें क्या लग रहा है? आप कह रहे हो सर ये तो बहुत बढ़िया चीज है सर स्टॉक मार्केट, हमारे भी लगा दो 3000 इसमें। बेटे तो मैं आपको बताता हूँ, जैसा आपको ये दिख रहा है ना, ऐसे बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो 4 रुपए से खत्म भी हो चुकी हैं। लोग एफडी, आपके पेरेंट्स एफडी और इसमें इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो सेफ रहता है। तो इसके अंदर क्या होता है, नॉलेज चाहिए होती है और नॉलेज का भरमार होगा आपके पास। आप समझो कि जो इंसान इसको रिस्की बोलता है, यार देखो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए मेरे बैंक अकाउंट में 20 लाख है और मैं 20 लाख लगा दिए, दैट्स रिस्की। थोड़ा सा पैसा बैंक में होना चाहिए, थोड़ा गोल्ड खरीद लो, थोड़ा शेयर्स में डाल दो, फिर प्रॉपर्टी खरीद लो एक। आपका अगर आपके पास 2 करोड़ है तो उसका 50-50 लाख की 4 चीजें होनी चाहिए। सीधा 2 करोड़ का घर नहीं होना चाहिए, सारा 2 करोड़ एफडी में नहीं होना चाहिए, सारे 2 करोड़ का गोल्ड नहीं होना चाहिए। 50 लाख एफडी, 50 लाख गोल्ड, 50 लाख की प्रॉपर्टी, 50 लाख के शेयर। फिर देखो कोई एक चीज ऐसी बढ़ेगी तो तुम्हें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगी, समझ रहे हो? तो ये होता है। तो बेसिकली बात हमारी शुरू हुई थी रॉयल एनफील्ड से। तो मैं ये बोलना चाहता था, रॉयल एनफील्ड जो है बच्चे, कितने सीसी की आती है ये आइडिया? सीसी पता है क्या होता है? पता नहीं कैसे बनेगी ये, अच्छी बन रही है वैसे। सीट कैसे होती है? लग रही है ना बेटा बाइक? थोड़ी थोड़ी अच्छी बना दी मैं तो, बड़ी। हाँ ये इंजन है, वैसे साइलेंसर यहाँ से निकलता है। और क्या होता है इधर? ये बिठा देते हैं जी। ये नहीं, ये आप हो मैडम, ठीक है? बाल लंबे कर देता हूँ, सब तो हो ना तुम। अरे बहुत अच्छी बनी है तो, ड्राइंग अच्छी है ना मेरी? हाँ हर्ष, बढ़िया है ना? कह रहे हाँ सर बोलना ही पड़ेगा, ऐसे को पूछता तो घटेगा थोड़ा बोलते, ठीक है? मैं जब 3rd क्लास में था ना, तो मैंने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करा था ड्राइंग कंपटीशन में। 4th में मुझे लेके नहीं गए फिर वो। ठीक है? सो बेसिकली ये मान लो बुलेट है, और ना सीसी होता है इंजन की कैपेसिटी, ठीक है? इंजन का मतलब कितनी पावर है। जैसे
जो बुलेट होती है ना वो आती है 350 सीसी की स्टैंडर्ड, अगर मैं बात करूं, ठीक है, 350 सीसी आने को आजकल 650 सीसी विद दिस रिप्रेजेंट पावर। जैसे जो एक्टिवा होती है वो कितने सीसी होती है, 100, 125, 150 ऐसे होती है। आप मुझे बताइए, मान लो ये बुलेट जो है वो 350 सीसी की है, और हमने डिसाइड करा कि यार 350 की हटा के इसका इंजन हटाओ और कितने सीसी का इंजन लगा दो, 1000 सीसी। आप मुझे बताइए, मैं मैकेनिक के पास गया, मैंने कहा भाई 350 सीसी है और उतनी तेज नहीं चलती, 1000 सीसी स्पोर्ट्स बाइक वाला लगा दो। उसने कहा लग जाएगा। उसने बोला खर्चा आएगा 40,000 रुपये का। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, 40,000 रुपये ले और 350 की सीसी को कर दे 1000 सीसी। आप मुझे बता दीजिए मैंने ये जो खर्चा करा है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू। अच्छा एक बात बताओ, जब 1000 लगा दूंगा तो परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाएगी नहीं हो जाएगी? बढ़िया से कहने का मतलब परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी नहीं हो जाएगी? यानी कि एकदम नई एनफील्ड से भी बेहतर हो जाएगी नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। अगर आप कोई ऐसा खर्चा करते हो ना बेटा, चलिए अगर आप कोई ऐसा खर्चा करते हो ना, एक सेकेंड, हाँ जी, अगर आप कोई ऐसा खर्चा करते हो ना जिससे आपका एसेट की परफॉर्मेंस पहले से बेटर हो जाती है, तो उस खर्चे को क्या बोला जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये जो आपके पीछे एसी लगा हुआ है ये 2 टन का। एसी की कूलिंग किससे डिफाइन होती है, कितने टन का एसी है? आपके घर में आप पता करना कितने टन का है, लिखा भी होता है, शायद से पता होगा पेरेंट्स को। ये 2 टन का है, तो यहाँ पे जैसे 40 बच्चा बैठता है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 टन लगाया, ठीक है। आप मुझे बताइए, बट उतनी कूलिंग मान लो नहीं हो पाती, मैंने क्या करा, 2 टन का अंदर से कंप्रेसर हटाया और उसमें 4 टन का डाल दिया। क्या परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर ये परफॉर्मेंस बढ़ गई तो इससे इसके ऊपर जो भी मेरा खर्चा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप कोई खर्चा करते हो जिससे परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है तो वो क्या हो जाता है आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली एनी एक्सपेंस that is incurred which increase the past performance of asset is capital expenditure. improve या increase the past performance, अगर वो नए से भी बेहतर हो जाए तो वो जो खर्चा है उसको आप क्या बोल देते हो बच्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है जी? चलिए गुड सर। अब हमारा ना मेन एक पॉइंट बच रहा है वैसे तो, लेकिन 2-3 पॉइंट छोटे छोटे भी आते हैं इसमें। क्योंकि इसकी ना परफॉर्मेंस नई से भी बेहतर होगी इन टर्म्स ऑफ इंजन, फ्यूल एफिशिएंसी, सब चीजें। क्योंकि सीसी जो होता है इंजन, मेन काम होता है इंजन का। अगर मैं इंजन ही को कर दूंगा तो परफॉर्मेंस तो बेटर हो जाएगी। समझ रहे हो? अच्छा अब ना मैं छोटे छोटे पॉइंट बोलता हूं, और छोटा है पॉइंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपेंडिचर। सर फ्रीक्वेंसी बोले तो उस खर्चे को तुम कितनी बार करते हो? अगर मैं तुम्हें बोलूं कि वो खर्चा मंथली होता है, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई एक्सपेंस, कितने सारे मंथली खर्चे होते हैं सर। या फिर अगर मैं बोलूं वो खर्चा ईयरली, हर साल में एक बार होता है, जैसे मेंटेनेंस चार्जेस, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल देना पड़ता है, गाड़ी बाइक का इंश्योरेंस। तो अगर कोई खर्चा बार बार करते हो, ईयरली, वंस इन अ ईयर भी अगर मैं बोल दूं, तो वो खर्चा क्या होता है, रेवेन्यू। और अगर मैं बोलूं वंस इन 2 to 3 years, तो क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल। यानी कि सर जी सपोज करो मैं यहाँ पे व्हाइट वॉश हर साल कराता हूँ, मेरे को ऐसे कोई बहुत महंगी व्हाइट वॉश नहीं करानी,
मेरे को ये इसी बहाने साफ सफाई हो जाती है, दिवाली के टाइम पे सारी चीज़ें क्लीनिंग हो जाती है, तो मैं हर साल 30-40 हज़ार रुपये लगाता हूँ और वाइट वॉश कर देता हूँ। मेरे को बताइए कैपिटल की रेवेन्यू। और अगर मैं यहाँ पे प्लास्टिक एमल्शन करवा दूँ तो क्यों मैं बोलूँ मैं हर साल नहीं कर सकता, ये झमेला ये सारा हटाओ फिर दोबारा करो, मेरे बस की नहीं। बच्चों को छुट्टी दो 4-5 दिन, फिर वो एक्सटेंड हो जाती है क्योंकि एक बार वाइट वॉश काम चल रहा होता तो चलेगा। मैंने कहा बार बार हर साल बस की नहीं, अब एक ही बार कराऊंगा बढ़िया वाली 5 साल की छुट्टी, तो क्या हो जाएगा वो कैपिटल। समझ रहे हो, इंटेंशन पे हो रहा वाइट वॉश ही, लेकिन जो कर रहा है उसकी इंटेंशन पे मैटर कर रहा है। बेनिफिट आउट ऑफ द एक्सपेंडिचर। एक बात बताओ बच्चे, क्या मैं कह सकता हूँ आप कोई भी चीज का खर्चा करते हो तो कुछ से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है? क्या मैं बेनिफिट को मजा बोल सकता हूँ? मजा आता है आपको आप खर्चा कर, जैसे मान लो आप यहाँ से घर जा रहे हो, आप मोमोज खा रहे हो, तो आपका खर्चा है, तो उससे आपको बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिट बोलते हो मजा आ रहा है, तो हमने खा लिया, ठीक है। और गोलगप्पे अच्छे लगते हैं, गोलगप्पे खाते हो तनिषा जी? दुष्यंत सर नहीं खाते, बस एक मैंने सबको ही गोलगप्पे पसंद, निकिता खाती है, सभी को अच्छे लगते हैं, ठीक है। बट अभी रिसेंटली ना हम लोग शादी पे गए थे, तो ऐसी में गोलगप्पे खा रहा था, तो वो कहते गोलगप्पे कौन खाता है बताओ, अच्छे लगता है ना सबको, कोई ऐसा तो नहीं है ना कि, ठीक है। तुम में से किसी ने उधर के खाए? मालवीय नगर में मिलते हैं, तुम तो फरीदाबाद तो इधर आओगे नहीं, इतने क्रेजी तो कोई होता नहीं गोलगप्पों के लिए आ जाएगा। पर निकिता भी नहीं गई होगी मालवीय नगर, आप गए हो मालवीय नगर? उधर ना एक श्रीराम है, श्रीराम पैलेस करके, उसके गोलगप्पे बहुत फेमस है, तो दूर दूर से आते हैं, 4-5 किलोमीटर से दूर तो लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप खर्चा करते हो क्योंकि आपको मजा आता है। तो सपोज करो अगर और बड़े नहीं मैडम, अभी काफी बड़े हो गए, इतना तो जा सकते हो आप। ओके तो 60 साल की होगी अब, उसके बाद तब खाओगी गोलगप्पे? अब इतनी बड़ी हो जाओ, मतलब इतना मत डरो हैं, इंटरमीडिएट में गोलगप्पे खाएंगे, वाह कितना बढ़िया प्लान बनाया है। आज स्टेटस पे डालना, अगर मैं इंटर में पास हो जाऊंगी तो गोलगप्पे खाऊंगी मालवीय नगर के, ठीक है। सो बेसिकली चलो बेनिफिट का मतलब मजा नहीं होता, अगर ऐसा होता तो आपको जब इंजेक्शन लगता है तो मजा थोड़ा ना आता है सर, समझ रहे हो। हमारी कुछ जरूरत होती है, हमको सेटिस्फेक्शन मिलती है, इसलिए हम खर्चा करते हैं। तो बेनिफिट मतलब कि मेरी कुछ ना कुछ यूटिलिटी होती है, मेरी जरूरत है वो, ठीक है। तो अगर तो मैंने कुछ खर्चा करा और उससे मेरे को कुछ बेनिफिट मिल रहा है, मतलब मेरे को कोई फायदा मिल रहा है, और फायदा इज अप टू 1 year, आई हैव स्पेंट समथिंग एंड आई विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ दैट एक्सपेंडिचर अप टू 1 year। जैसे कि मान लो मैं किराया देता हूँ, अभी जैसे दिसंबर का मंथ है, सो आई हैव ऑलरेडी पेड द रेंट, मैंने यहाँ का रेंट पे कर दिया है, कि इधर 7 वाली भी जो हमारी ब्रांच है उसका भी रेंट पे कर दिया, तो मेरे को इसका बेनिफिट कब तक मिलेगा? 1 महीने तक। जैसे दिसंबर खत्म होगा, लैंडलॉर्ड का फोन आएगा, पहले मैसेज आएगा हैप्पी न्यू ईयर, और उसके बाद लिखा होगा काइंडली पे दी रेंट, और हम रिवर्ट सिर्फ कर देंगे हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। सो बेसिकली आप पेमेंट कर रहे हो, ऐसी बाहर अगर मैडम को सैलरी दे रहा हूँ, तो जैसी सैलरी दी 1 महीने तक मैडम काम करेंगे, उसके बाद मैडम का भी क्या आ जाएगा, हैप्पी न्यू ईयर, सैलरी इज ड्यू, ठीक है बेटा। तो बेसिकली आप जो भी खर्चे कर रहे हो उसका बेनिफिट आपको कब तक मिल रहा है? 1 महीना। तो अगर उसका बेनिफिट 1 साल तक भी हो ना, तो भी वो क्या हो जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर मैं कोई खर्चा कर रहा हूं और उसका बेनिफिट 1 साल से मुझे ज्यादा मिलता है, जैसे कि मैंने ये लैपटॉप खरीदा, मेरे को 1 साल का बेनिफिट मिलेगा क्या? ज्यादा। एसी है, प्रोजेक्टर है, ये स्क्रीन लगी हुई है, ये चेयर है, ये फर्नीचर है, ये सारी चीजों का बेनिफिट 1 साल तक मिलेगा, 1 साल से ज्यादा मिलेगा, तो भाई साहब ये सारे की सारी चीजें क्या होगी मेरी? कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ रहे? सो दीज थिंग्स हेल्प कि भाई क्या चीज चल रहा है। अच्छा सर कितने पॉइंट है बेटा? 2 पॉइंट रह गए बेटा, और बस। अमाउंट इन्वॉल्व, कितना बड़ा अमाउंट क्या है? अगर अमाउंट इन्वॉल्व ह्यूज है,
भारी अमाउंट है सर। सर क्या चीज़ भारी होती है, ये तो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। मान लो मेरे लिए 2 लाख रुपए वेरी करता होगा, मानीजे के लिए 2 लाख करता होगा, नहीं। समझ रहे हो? तो बेसिकली अमाउंट तो बिजनेस टू बिजनेस रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है, किसके लिए क्या चीज़ मटेरियल है, किसके लिए नहीं है। तो आप मुझे बताइए, अगर अमाउंट ह्यूज है तो क्या बोल दूंगा उस खर्चे को मैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर अमाउंट इज लेस और यू कैन से लो, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? क्लियर है जी? लास्ट पॉइंट बेटा, 9th पॉइंट। चलो 9th पॉइंट ये है, मान लो आपका अमन नाम है ना, हाँ, मान लो अमन जो है, अमन भी क्या करना चाहता है? बिजनेस करना चाहता था। तो अमन का मान लो इसने पहले जॉब करी और फिर बेटा इसका बहुत बढ़िया बिजनेस है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या करता है? बैटरी बनाता है। आपको पता है इलेक्ट्रिक बैटरी बनाने का एक लीडिंग प्लेयर है अमर राजा, सुना है किसी ने? एक ना अभी अब तुम सर्च करोगे ना अगर, तो बैटरी बनाता है। तुमने एक्साइड तो सुना होगा, अमर राजा भी बहुत बड़ा नाम है, मे भी शायद से एक्साइड यही बनाता है। अमर राजा कंपनी है ये, अमर राजा लिमिटेड, बहुत बड़ी कंपनी है। तो अमन की कंपनी भी कौन सी बन गई जी? अमन राजा। ठीक है, तो मार्केट के अंदर 2 ही बड़े बड़े सेलर है, एक अमर राजा और दूसरा अमन राजा। तो अमन मेरे को एक दिन मिला, मैंने अमन को बोला भाई क्या चल रहा है? कह रहे सर मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा कितने की सेल्स है? कह रहा सर मैं 100 करोड़ की सेल कर लेता हूँ साल में। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा कर लिया यार तूने। मैंने कहा कॉस्ट कितने की है? तो कह रहा सर कॉस्ट है 70 करोड़। मैंने कहा ओके। मैंने कहा कॉस्ट तो ज़्यादा है बट फिर भी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा कर रहा है भाई तू तो, 30 करोड़ रुपए। तो मैंने इससे थोड़ी देर तक और बात करी, क्योंकि ये मेरे को ना एक वहाँ मिला था, एक रेस्टोरेंट में। ठीक है, रेस्टोरेंट बार में ये विस्की पी रहा था ये। ठीक है, तो पहले मैंने इसे बोला अच्छी आदत नहीं है, मैं तो कोल्ड कॉफ़ी लेके बैठा था। कह रहा सर अब मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, मैं कोल्ड कॉफ़ी और ये सब नहीं पीता, आपकी तरह हम एनजीओ नहीं चला रहे, हमारे बहुत प्रॉफिट है। मैंने कहा तो एक मेरे लिए भी मंगवा दो फिर। ठीक है, सो बेसिकली अमन की प्रोग्रेस देख के मेरे को बहुत खुशी। मैंने कहा भाई बहुत सही कर रहा है यार लाइफ में। और मैंने कहा और तेरा दोस्त क्या कर रहा है आजकल? ठीक है, वो कह रहा है सर उसका भी ऐसी कमा रहा है वो, बढ़िया। मैंने कहा गुड। तो मैंने उसको ना, हम बैठे हुए थे रेस्टोरेंट में ही, तो मैंने उसके बिजनेस की काफ़ी चीज़ें समझी कि ये कॉस्ट कैसे करता है, प्रोक्योर कहाँ से करता है, बैटरीज बेचता क्या है, मैं समझा। मैंने उसको कहा देख भाई तू ये जो 30 करोड़ है ना, मैं तेरे इस 30 करोड़ को 60 करोड़ बना दूंगा। और ये बोल के मैं जाने लगा। अब मुझे बता तू रोकेगा या नहीं रोकेगा? रोकेगा? बोलेगा सर आपने ये क्यों बोला, 60 करोड़ कैसे बना दोगे? मैंने कहा देख भाई मुझे मार्केटिंग की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तेरी सेल हो सकता है तू सही कर रहा है, लेकिन जो तेरी फैक्ट्री है ना, जो तू जहाँ से तू परचेज कर रहा है, रॉ मटेरियल्स, जो तेरा लेबर है, जो तुम्हारा वर्किंग स्टाइल है, आप बहुत ज़्यादा वेस्टेज कर रहे हो लाइफ में। मैं तेरी ये कॉस्ट को बड़े ही आराम से 40 करोड़ ला सकता हूँ। आपको क्या लग रहा है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे एडवाइजरीज होते हैं मार्केट में? नहीं होते, डेफिनेटली होते हैं। इतने बड़े लेवल पे बिजनेस चल रहा होता है कि ये लोग सजेस्ट करते हैं। हमने बिग फोर सुना है, ईवाई, केपीएमजी, डेलॉयट, ये सब ऑडिट तो करते ही हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनीज को ये बताते हैं कि आपको कैसे, किस लेवल पे कितने एम्प्लॉयज रखने हैं, किसकी रिपोर्टिंग होगी, कौन कैसे करेगा, किसको आता है ये? आज मैं आपको इंस्टीट्यूट रन करने को दे दूं, आप चला लोगे? नहीं चला पाओ। जब मैंने पहली बार शुरू करा था मुझे भी नहीं पता। तो आपको क्या लग रहा है पिछले 4 साल में सीखा है ना कुछ दिमाग में? वो दिमाग में जो है वो बताऊंगा नहीं किसी को। समझ रहे हो? दैट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगर आज कोई आजू बाजू कोई भी कोई स्टार्ट कोई कॉम्पिटिटर इधर बोले आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे बच्चे आ रहे हैं, ये है, कुछ भी नहीं बताएंगे जी। क्योंकि हम जब सीख रहे थे हमने किसी पूछा, हमें किसी ने बताया। सो बेसिकली ऐसे बहुत सारे एडवाइजरीज होते हैं। तो अमन ने बोला सर मुझे बताओ ना सर। तो मैं उसको बताऊंगा। फीस लगी? कह सर आपने फाउंडेशन में भी ली थी। मैंने कहा हाँ बेटे, फाउंडेशन में तूने 21,000 रुपये दिए थे ना,
अब की बार जो फीस है 21 की फिगर रखेंगे बेटे, फिगर वही चलेगी 21 करोड़। अगर तुम बिजनेसमैन सही हो तो बता दे, देगा कि नहीं देगा? दे देगा? क्यों? ये गारंटी दे रहा हूं तेरे को, तेरी ये सिचुएशन बना दूंगा मैं। तो अगर तूने मुझे 21 करोड़ दे भी दिए तो भी तेरे पास कितना बच जाएगा? 39 करोड़। पहली बात, अभी भी फायदा है। और अगले साल थोड़ा ना लेने आ जाऊंगा तेरे से, अगले साल से तो सारा प्रॉफिट, वो जो मैंने स्कीम सिखा दी तेरे को, वो तो तेरा ही है वो। तो बेसिकली मैंने इसको बोला कि देख भाई, मैं तेरे को पूरे लॉजिक दे दूंगा। इसने कहा सर आप 2-3 एग्जांपल दे। मैंने कहा भाई आप जो रॉ मटेरियल मंगा रहे हो ना, मैंने एक स्पेसिफिकेशन बोली, ये यहाँ से यहाँ मिलती है, ये एड्रेस है, तुम 20 रुपये पर यूनिट मंगा रहे हो, 8 रुपये पर यूनिट मिलता है, सेम क्वालिटी। देखो 2 मिनट में चौक जाएगा ना ये। सर को तो काफ़ी डिटेल्ड बातें पता। ऐसी मैंने इसको 1-2 बातें बताई, मैंने कैसे करके बहुत आराम से कॉज करा दूंगा। तो बेसिकली अमन ने बोला सर आप प्लीज़ ऑफिस आ जाओ सर मेरे। और मैंने कहा भाई ऑफिस आ जाऊंगा, लेकिन मेरी फीस लगेगी भाई। अमन ने कहा डन है सर, 21 करोड़ रुपए अमन देने को तैयार है। मेरा आपसे सवाल, 21 करोड़ रुपए जो अमन ने मुझे दिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर, यस। वाई? बिकॉज any expense incurred which reduces the working expense, working होता है बेटा डे टू डे एक्सपेंस। मैं आपकी लाइफ में ऐसे लॉजिक्स ला रहा हूं जिससे आपके डे टू डे खर्चे रिड्यूस हो जाएंगे। which reduces the working expense are capital। कोई भी खर्चा जो आपके डे टू डे खर्चों को गिरा देता है कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। बताइए कोई दिक्कत? तो सर अब आपको सारी की सारी नॉलेज है कि सर कौन सी चीज कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और कौन सी चीज रेवेन्यू होता है। ठीक है सर, क्या चैप्टर इतने तक ही था? नहीं बच्चे, यहां तक तो नहीं था। आपको ध्यान होगा ये पोर्शन तो हो गया हमारा, लेकिन अभी क्या है? कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। 5 मिनट का ये, आइए लिखते हैं एक बार और खत्म हो जाएगा। आपकी जो रिसिप्ट्स हैं, अच्छा एक डेफर्ड रेवेन्यू एक और बता दूंगा। या तो वो कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं या तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं। आपके हिसाब से कैपिटल रिसिप्ट क्या होता होगा? कह सकता हूं कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती होगी जो मेरी कहां दिखती होगी? बेसिकली इफ द रिसिप्ट इज कैपिटल रिसिप्ट, इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन माय बैलेंस शीट। एंड इफ द रिसिप्ट इज रेवेन्यू रिसिप्ट, तो वो कहां दिखती होगी? पीएनएल। सर एग्जाम्पल दे दो जरा। जैसे कि बेटा सेल ऑफ गुड्स, मैं तुमको कोई चीज बेच रहा हूं तो पैसा आ रहा है मेरे पास, मुझे बताइए रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट? रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि आप कह सकते हो ना डे टू डे भी है। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स या फिर सेल ऑफ सर्विसेज, सेल्स दिखाते हो ना उधर। तो बेसिकली अगर आपको डे टू डे, आप सिंपल सी चीज ये कह सकते हो, जो आपको डे टू डे पैसा मिल रहा है, जो अमाउंट कम है, ठीक है, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। और जो मैं बोलूं वंस इन 1 to 3 years, 2 to 3 ही लिख दो चाहे, वो क्या हो जाएगा बेटा मेरा? कैपिटल रिसिप्ट। पैसा तो आ रहा है पर उस रिसिप्ट को मैं रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं बोल सकता, उसको मैं क्या बोलता हूं? कैपिटल। एग्जांपल देता हूं आपको इधर के पहले, इशू ऑफ इक्विटी शेयर। मैं तुम्हें शेयर इशू करता हूं, तुमने को पैसा दिया, रिसिप्ट है। कैपिटल और रेवेन्यू? कैपिटल, क्योंकि बैलेंस शीट में दिखता है ना ये। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, क्यों जी? ठीक है। इशू ऑफ डिबेंचर्स, सर जी मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूं, मुझे पैसा दे रहे हो, पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट है, तो ये कैपिटल रिसिप्ट है, इसलिए मैं इसको कहां दिखाता हूं? बैलेंस शीट में। और क्या होता था? बैंक लोन, सर मुझे पैसे की जरूरत थी, मैंने बैंक से लोन ले लिया,
तो अगर लॉन्ग टर्म लोन है तो डेफिनेटली ये कैपिटल रिसिप्ट है। एक दो पॉइंट ही और है बस, इसमें इतना ही समझ आ जाता है, वही सफिशिएंट होता है। आप ये कह सकते हो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। बेटा मेरा फिक्स्ड एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, तो जब मैं उसको बेचता हूँ तो मेरे को कुछ पैसा आएगा, तो वो क्या बोला जाता है, उसको कैपिटल रिसिप्ट बोला जाता है। और चाहे आप इसको ये बोल दो, कभी कभी होता है, आपने देखा है एसेट डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है ना, तो वो भी आ जाएगा इसमें, इंश्योरेंस रिसिप्ट ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, कुछ भी अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो। सर इधर लिख दो बस, ये जितने पॉइंट आपको समझने थे। सर इधर क्या आ जाएगा, आ जाएगा अरे इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो तुम पीएनएल में दिखाते हो, डिविडेंड रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सारे तुम्हारे क्या हो गए, रेवेन्यू रिसिप्ट। बताइए बच्चे, क्लियर है एकदम? एक बार इसको नोट कर लो बस, फिर एक पॉइंट और बोलूंगा। क्या कितने बजे क्लास है आपकी नेक्स्ट? 3:30 है। नहीं, 3:13 की इको की है। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चे? मैंने एक बार बोल देता हूं 2 मिनट लगा के, फिर ना मैं आपको एक फाइल दूंगा, उसमें आप कौन सी चीज कैपिटल है वो घर पे करना, नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अभी क्या करते हैं, कंटेंट जो बोलना है ना वो सारा बोल देता हूं, हो जाएगा आराम से, ट्रू फॉल्स में ना हो जाएगा। आपको पता है बच्चे, एमआरएफ जो है, विराट कोहली का जो बैट है उस पर क्या लिखा हुआ है मालूम है? एमआरएफ। तो क्या वो बैट एमआरएफ ने बनाया है? नहीं, एमआरएफ का उस पर स्टिकर लगता है। तो एमआरएफ क्या विराट कोहली को कुछ पे करता होगा? मान लो 10 करोड़ रुपए पे करते। ये जो एमआरएफ का विराट कोहली के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ है कि 1 साल तक क्रिकेट आप खेलोगे। अभी अगर आप खेल रहे हो तो टीम सिलेक्शन वो अलग बात है, लेकिन इफ यू प्ले यू हैव टू राइट, आपको एमआरएफ बैट पे लगा होना चाहिए आपके। विराट कोहली ने बोला ठीक है, कितने पैसे लूंगा मैं? 10 करोड़। मेरा आपसे सवाल, ये जो 10 करोड़ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या एक और होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये क्या होता है मैंने सिखाया नहीं आपको, लेकिन एक बार बताइए, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू है? क्या लग रहा है आपको? रेवेन्यू, क्योंकि आपको लग रहा है सर 1 साल का है। बट एक बात बताइए, क्या इसका बेनिफिट, सचिन के बैट पे क्या लिखा हुआ था? सचिन के टाइम पे देखते थे क्रिकेट या नहीं? अरे तुमने यार मिस कर दी तुमने लेगेसी पूरी एक। अच्छा, सचिन के टाइम पे कैसे अभी भी नहीं देखते हम? इंटरेस्ट नहीं है क्या? फुटबॉल में, फुटबॉल से ज्यादा तुम्हें लग रहा है मैं जब स्टेटस डालता हूँ उसमें ज्यादा मजा आता है सब। मैं जिसका स्टेटस डालता हूँ ना बेटा वो जीतती है। ठीक है, सो बेसिकली आपको लग रहा है कि यार 1 साल के लिए ही तो है, लेकिन आपको पता है अगर आप क्रिकेट ढंग से देखते होते तो सचिन के भी बैट पे एमआरएफ लिखा हुआ था, और उसका कॉन्ट्रैक्ट ना खत्म भी हो गया। सचिन को भी बोला था 1 साल तक लगाना, लेकिन लोगों के दिमाग में वो रहता है एमआरएफ, यानी कि एमआरएफ ने खर्चा तो करा है और उसका बेनिफिट ना उसको आगे के 5-6 साल तक मिलता है। समझ लो कैसे? सर एमआरएफ ने कितने सारे पोस्टर्स बनाए होंगे सचिन तेंदुलकर के बड़े बड़े, ठीक है, क्या वो 1 साल बाद सारे हटा दिए जाते? नहीं। आप आज यूट्यूब पे सचिन तेंदुलकर की वीडियो देखोगे तो आपको एमआरएफ की प्रेजेंस नहीं दिखेगी। सो बेसिकली इट हैज बेनिफिट नॉट अप टू 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। समझ रहे हो? तो बेसिकली आप इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोले, ये सही बात नहीं। इसका बेनिफिट 1 साल नहीं, 1 साल से ज्यादा है।
आप इसको कैपिटल बोलेंगे सही बात नहीं है, क्योंकि कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा। आप बोलो कि सर इसके बाद मैं इसको बेचूंगा, कोई एसेट नहीं बन रहा। ये क्या होता है बेटा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है which is neither a capital expenditure nor revenue expenditure, but आप ये कह सकते हो benefit of such expense is available for 1 to 5 years। और ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगी उसको बेनिफिट कितना। मैं तो मैं जनरल बोल रहा हूँ। और आपके दिमाग में अगर आपने स्कूल वाली एकदम सही से अकाउंट्स करी हुई है, याद करो डिबेंचर्स में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर होता था, उसको तुम 5 साल में राइट ऑफ करते। खर्चा तो हो गया ना जी, आपसे 80 रुपए लिए दूंगा, 100 रुपए 20 रुपए का डिस्काउंट, लेकिन उसको मैं उसी टाइम पे रिकॉर्ड करता था नहीं, धीरे धीरे करके। एक और खर्चा आपने करा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, धीरे धीरे राइट ऑफ करते। तो आप सिर्फ इतना समझिएगा, एमआरएफ ने जब 10 करोड़ देता तो वो क्या एंट्री डालता है? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 10 करोड़ टू बैंक 10 करोड़। ऐसा करने से एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस टू बैंक 10 करोड़ है ना, क्या ये सारा का सारा 10 करोड़ पीएनएल में भेज दूं? नो। आप क्या करते हैं, मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि मुझे इस 10 करोड़ का बेनिफिट 5 साल तक मिलता है, तो मुझे बताओ 1 साल में कितना खर्चा जाना चाहिए सिर्फ। अगर 5 साल का बेनिफिट है तो पर ईयर सिर्फ 2-2 करोड़ का जाना चाहिए ना। तो अगली एंट्री मैनेजमेंट क्या डालती है? पीएनएल टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, पूरा 10 करोड़ नहीं बेटा, पीएनएल में सिर्फ कितना। और जब आप ऐसी एंट्री डालते हो तो पोस्टिंग कर रहा हूं मैं बस बाय पीएनएल हो गया, और जो बच गया ना बेटा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 8 करोड़। और 8 करोड़ से मेरा मतलब है जब तुम इसकी बैलेंस शीट बनाओगे, जब साल खत्म हो जाएगा, साल खत्म हो गया ना यहाँ पे, मान लो कुछ और नहीं है, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना दिख रहा होगा? 8। ये अगले साल ब्रॉट डाउन हो जाएगा 8 करोड़। दोबारा से अगले साल क्या एंट्री डालोगे? पीएनएल टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, क्योंकि पीएनएल में कितना खर्चा जा रहा है, लोग पीएनएल भी बना देते इस साल का भी पहले। है ना। अगले साल क्या होगा? अगले साल फिर दोबारा 2 करोड़, और बैलेंस शीट में क्या बच जाएगा? 6 करोड़। ऐसे करते करते जब 2-2 करोड़ तुम खत्म करोगे तो अपने आप खत्म हो जाएगा खर्चा। इसी चीज को बोला जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर मैं इसका लेजर आगे 1 साल का और बना दूं तो अगले साल भी क्या होगा बेटा? बाय पीएनएल 2 करोड़, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 6 करोड़। बोलिए। समझ आ गया बच्चे? तो सर जितना भी ये कंटेंट है ना, ये आपका पूरा का पूरा, आई मीन यहां से अगर मैं बात करूं, ये सारे अगर आपको पॉइंट समझ आ गए तो मैं आपको एक फाइल भेज दूंगा अभी मिंकी मैम को और बानी मैम को भेज दूंगा। मैम आपको दे देंगी, ये फाइल है जी, ठीक है। और इसमें जितने भी ये ट्रू फॉल्स है, जैसे एक पॉइंट देख लो, जैसे इधर ही एक ही पॉइंट मुझे बस बताने की जरूरत है, पहला ही एक बार ऐसे देख लें। हमें क्या बताना है? सर जी ये बताना है, बताओ जी ये पॉइंट जो है वो ट्रू है कि फॉल्स है। तो जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट, ओवरऑल एक्सपेंस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी, आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा, उसका रीजन मैं बताता हूं। ओवरऑल का मतलब होता है ह्यूज एक्सपेंस। ओवरऑल मतलब पूरा का पूरा ढांचा ही बदल दो, स्ट्रक्चर बदल दो। तो ओवरऑल एक्सपेंस मतलब ह्यूज एक्सपेंस ऑन सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आप मुझे बताइए, ओवरऑल हिंट दे रहा है, अगर ओवरऑल होता है ना तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और अगर आपका ओवरऑल बड़ा एक्सपेंडिचर है ना तो आप रीजन, अच्छा क्वेश्चन क्या है? स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, स्टेट विद रीजन, आपको रीजन देना होगा। तो ओवरऑल होता है ना तो उसका बेनिफिट 1 साल होगा, 1 साल से ज्यादा होगा, 1 साल से ज्यादा। तो अब इसका रीजन दे सकते हैं दैट इट इज एन ओवरऑल एक्सपेंस, देयरफॉर बेनिफिट वुड बी फॉर मोर देन 1 ईयर, देयरफॉर सच एक्सपेंस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगले पॉइंट से आपको आते हैं। अगला पॉइंट बताइए,
मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस, याद करो लास्ट पॉइंट हमारा जो था, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। भाई साहब आपने खर्चा करा है, वर्किंग कम हो जाए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, याद है? थर्ड पॉइंट बताओ, एक्वायर द प्रॉपर्टी, सो इट इज कैपिटल ट्रू। अगला वाला देखो एक बार, और बस फिर मतलब ऐसी अब तुम्हें समझ आ गया, कर सकते हो इसको फिर। ये ना वो वाला केस है जिसमें आपके ऊपर केस हो जाता है, ठीक है? तो क्या बोल रहा है, अमाउंट स्पेंड एज लॉयर फीस क्लेमिंग दैट फर्म्स फैक्ट्री बिलोंग टू प्लेंटिफ। मतलब मैंने एक लॉयर, देखो अमाउंट स्पेंड एज लॉयर फीस, लॉयर को हायर करा टू डिफेंड द सूट। मैं क्यों पैसा दे रहा हूं कि भाई मुझे बचा, ठीक है? टू डिफेंड द सूट क्लेमिंग दैट फर्म्स फैक्ट्री, फर्म इसमें मैं ही हूं, बिलोंग टू प्लेंटिफ। प्लेंटिफ होता है बेटा जो एग्रीव्ड पार्टी होती है, जो दूसरा कह रहा है नहीं जी मेरे साथ गलत हो गया, ठीक है? तो दूसरे जिसने केस करा मेरे ऊपर वो प्लेंटिफ होता है, ठीक है? तो हमने जो लॉयर को फीस दी, क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है? नो, आई एम गिविंग हिम द फीस सो दैट मैं उस एसेट को मेंटेन कर सकूं, तो वो क्या हो गया बेटा मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बताइए क्लियर है? तो मैं एक काम करता हूं बच्चे, मैं ये वाली जो फाइल है और नोट्स हैं, ठीक है, वो मैम को शेयर कर देता हूं, आप मैम से लेना और आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? और अगर कहीं पर आएगी भी तो आप चाहे मैसेज कर देना मुझे, या फिर आप नेक्स्ट क्लास के अंदर ले आना, तब देख लेंगे, ठीक है साहब? तो और सारे बच्चे, अच्छा तुम लोग टेलीग्राम पर हो? टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है मैम ने? हाँ, तो मैं ये टेलीग्राम पे भेज रहा हूँ, ठीक है? टेलीग्राम पर आपके पास आ जाएगा, बस मैम से इतना कोऑर्डिनेट क्या करना भी तुम्हें। हाँ हाँ, टेलीग्राम सेम है सबके लिए। तो एक मैंने ये भेज दिया, और नोट्स भी भेज दूँ? नोट्स भी भेज दूँ ना? तो ठीक है साहब, इतना रखते हैं जी, और नेक्स्ट क्लास में अब आपका ना बैच के साथ ही हो जाएगा बच्चों, ठीक है? आज उनका वो टॉपिक खत्म करा दूंगा और फिर नेक्स्ट क्लास में बैच के साथ हो जाएगा। यार अभी हुआ है बस एक चैप्टर हुआ, उनका कंसाइनमेंट चल रहा है, और इसमें एडमिशन ना जनवरी एंड तक चलेंगे। एक बैच के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 52 बैचेस चलते हैं, 50-50 स्टूडेंट है, अभी लगभग 13-14 बच्चे हैं एक बैच में, तो इसी में ही एडमिशन होंगे। जो आपका मिस हुआ है वो दोबारा से कराया जाएगा, ठीक है दोस्त? तो हम वैसे कराते हैं कि हमें पता है कि जनवरी एंड तक बच्चा आएगा, तो वो चैप्टर्स वैसे चलते हैं, भी बहुत धीरे धीरे चलेगा, फिर उसके बाद पिक करेंगे।